माय डियर है आप लोग चाइल्ड हेल्थ और पीडियाट्रिक नर्सिंग का पहला वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, आपको डेली कंटिन्यू अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस के अनुसार दिए गए हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट और थ्योरी को क्लियर करने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पता होगा वहाँ पे कि मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लाया था। यहाँ पे मैं चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक से कॉन्सेप्ट वाला लाया हूँ, थ्योरी वाला लाया हूँ जो पढ़ेंगे। देखिए, डेली आपको जो है अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट का मिलेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट के पढ़ लेने से तो आपका एग्ज़ाम निकल नहीं जाएगा। हर एक सब्जेक्ट में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट का जो है आपको सप्ताह में 6 दिन होता है, आपको 6 तरह का जो है आपको मिलेगा, 6 सब्जेक्ट का मिलेगा। मेन है आपका कम्युनिटी, मेन है मेडिकल सर्जिकल, मेन है आपका एनाटॉमी, मेन है मिडवाइफरी, मेन है चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इतना अगर आप 5-6 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो गारंटी है आप जॉब निकाल लेंगे। ओके, तो सुबह 7 बजे डेली यह थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आता है। शाम में 6 बजे आपका डेली जो है MCQ आपको मिक्स मिलेगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से होगा प्रैक्टिस के लिए। तो एक बेहतर चैनल है, पिछले 3 से 4 सालों का नर्सिंग GNM वगैरह का पढ़ाने का एक्सपीरियंस्ड है थ्योरिकल का, तो आप बिल्कुल यहाँ से आकर जो है पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहला यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। एंटी सीरम वे प्रतिरक्षक कारक है, इम्यूनाइजिंग एजेंट होते हैं जिन्हें कि एनिमल विशेषकर घोड़ों से तैयार किया जाता है। देखिए, ये इम्यूनाइजिंग क्या होता है, प्रतिरक्षक कारक क्या होता है, वैसा कारक वैसा एजेंट जो आपके बॉडी में जाकर बीमारियों से, एक विशेष प्रकार के अलग अलग बीमारियों से लड़ता हो, जो आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करता हो, मजबूत करता हो। अब होता ये है, जैसे ही आपके बॉडी में कोई बाहरी एजेंट जैसे कोई सूक्ष्मजीव, वायरस, फंगस या बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो वह आपके बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने लगता है। कभी भी आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही रास्ता मिल जाएगा सूक्ष्म जीवों को आपको बॉडी में प्रवेश करने का, इम्यूनिटी जैसे ही वीक पड़ेगा, कमज़ोर होगा, तो वह शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो उस इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, ताकि फिर से उस सूक्ष्म जीवों को नष्ट करे, ख़त्म करे बॉडी में, तो उसके लिए एक एजेंट होता है जिसे इम्यूनाइजिंग एजेंट करते हैं, जो प्रतिरक्षक का काम करता है, जो बॉडी में आपके इम्यूनिटी को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, वही इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है। समझ रहे हैं बातें को। अब ये एंटी सीरम होता है, तो आपका यह खास कर जो होता है एंटी सीरम, यह भी एक इम्यूनाइजिंग एजेंट ही है, जो विशेषकर आपको घोड़ों से तैयार किया जाता है। और इसके निर्माण के बाद एक विशिष्ट बीमारी जैसे डिप्थीरिया हो गया, टिटनस हो गया, तो इन सब के विरुद्ध जो है आपके यह एंटी सीरम काम करता है। और यह एंटी सीरम आपका आर्टिफिशियल होता है, जो बॉडी में आर्टिफिशियल पैसिव उत्पन्न करता है। ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ता हूँ। आगे है बॉडी में किसी प्रतिरक्षा कारक इम्यूनाइजिंग एजेंट जैसे वैक्सीन देना हो, इम्यूनोग्लोबिन आदि प्रविष्ट कर कुछ विशिष्ट रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना ही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। माय डियर, आपको पता होगा, मैंने अभी बताया कि जैसे आपके बॉडी में किसी के बॉडी में टिटनस हमें किल चुभ जाता है, कहीं पे घाव है, ठीक है, और हम खुले पैर चल रहे हैं, तो उसे टिटनस का इंजेक्शन क्यों दिलवाया जाता है, ताकि बॉडी में अगर टिटनस प्रवेश कर जाए, टिटनस का सूक्ष्म जीव, तो टिटनस का सीव जो कि एक एंटी सीरम होता है, बॉडी में जाकर उस जो कारक है जो उत्पन्न कर सकता है टिटनस, उससे सूक्ष्म जीव को मारे और हमारे बॉडी में एक ऐसा प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करे जो उस सूक्ष्म जीव से लड़े और उसे नष्ट करे। समझ गए। इसीलिए विशेष कहा जाता है, क्योंकि देखते होइएगा टीबी के लिए BCG का टीका होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सांप काट लेता है तो एंटी वेनम दिया जाता है, समझ गए। टिटनेस के लिए जो है एंटी जो है सीरम जो है दिया जाता है। तो ये सब विशिष्ट जो है एक इम्यूनाइजिंग एजेंट होता है, जो विशेष बीमारियों के प्रति दिया जाता है, जो उस बीमारी में उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, समझ गए, और बॉडी में जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती करता है। समझ रहे हैं। तो यही आपका इम्यूनाइजिंग एजेंट, यही सीरम हो गया। उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वप्रथम WHO का होता है वर्ल्ड
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ है, कमेंट कीजिए। यह 1974 में 6 जानलेवा बीमारी, 6 जानलेवा बीमारी कौन सा है, DPT, ध्यान दीजिएगा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, ठीक है, मीजल्स, TB, समझ गए। ये जो है आपके 6 जानलेवा बीमारी है, और पोलियो, ठीक है, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, ये 6 जानलेवा बीमारी है जिसके विरुद्ध में 1974 में WHO ने इस 6 जानलेवा बीमारी से रोकथाम के लिए EPI प्रोग्राम की शुरुआत की थी, ठीक है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, विस्तृत टीकाकरण सारणी। यह 1974 में WHO के द्वारा शुरू की गई थी। ओके, आगे है, वर्ष 1985 में भारत सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। अब WHO ने 1974 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम शुरू किया था, तो भारत सरकार ने 1985 में यूनिवर्सल UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, ठीक है। आगे बढ़िएगा तो पोलियो की रोकथाम हेतु OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन डोज दी जाती है। पोलियो के रोकथाम के लिए जो है 2 प्रकार के होता है, एक आपका IPV होता है और एक OPV होता है। OPV जो ओरल के माध्यम से, मुंह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो OPV होता है यह जन्म के समय, यानी जब जन्म बच्चा लेता है 0, ठीक है, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह और 16 से 24 माह में जो है यह OPV का डोज दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि OPV का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, तो 16 से 24 माह, ठीक है। और स्टार्ट कब से किया जाता है, तो जब जन्म होता है उस समय से। तो ये सब कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थ्योरी है, समझिएगा, बहुत फायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाए जा रहे पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली खुराकें जो है अतिरिक्त होती है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो खुराकें दी जाती है वो अलग अलग जो है आपके देखते होइएगा कि आपके आस पड़ोस में जो है आपके 2 बूंद जो है दिया जाता है, घर घर जाकर बच्चे को ज़िंदगी का 2 बूंद, ऐसे करके इसका स्लोगन है। तो ज़िंदगी के 2 बूंद ऐसे करके वो देखते होइएगा चलता है, ठीक है ना। तो ये केंद्र सरकार का एक स्कीम है जिसके तहत सभी को पोलियो का जो है पिलाया जाता है। आगे चलते हैं तो देख लीजिए, विटामिन A की कमी से जो रोग होती है उसको रोकथाम हेतु शिशु यानी बच्चे को 9 माह की उम्र पर 1 लाख अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, ठीक है, आयु और विटामिन A का घोल पिलाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए ये सब आपको मैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ लीजिए, जहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रहेगा ही तो रहेगा, समझ गए ना। तो विटामिन A की डिफिशियंसी से रोकथाम के लिए बच्चा जब 9 माह का होता है तो वहाँ पे आपको 1 लाख यूनिट अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो है घोल पिलाया जाता है विटामिन A का। लेकिन यह घोल 15 माह तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह पश्चात 5 वर्ष की उम्र तक भी पिलाया जाता है। इस समय इसकी डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाती है। कहने का मतलब है 9 माह में 1 लाख यूनिट दिया जाता है, समझ गए। और बच्चा जब 15 माह हो जाता है और 15 माह पर 2 लाख यूनिट दिया जाता है और प्रत्येक 15 माह हो गया वहाँ पे पिला दिया। अब 15 माह के बाद 6 महीने पर 5 वर्ष तक जो है 2 लाख यूनिट जो है पिलाया जाता है, समझ गए। ओके, आगे है, प्रेग्नेंट गर्भवती महिला को 1 माह के अंतराल पर TT के 2 टीके लगाए जाते हैं। जब प्रेग्नेंट कन्फर्म हो गया तो महिला को पहला टीका लग गया तो अब 1 महीने के बाद जो है दूसरा टीका जो है लगाया जाता है। प्रेग्नेंट महिला को किसका टीका लगता है, TT का, टिटनस टॉक्साइड का, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। यदि महिला 3 वर्ष के अंदर ही पुनः प्रेग्नेंट हो जाती है तथा पूर्व में TT के 2 टीके ले चुके हैं तो इस बार की प्रेगनेंसी के दौरान TT की केवल 1 बूस्टर डोज लगाई जाती है। कहने का मतलब है कि महिला अगर प्रथम बार गर्भवती हुई थी उसको 2 टीका लग गया था 1 महीने के अंतराल पर TT का, लेकिन फिर से वह 3 साल के अंदर यानी 3 वर्ष के अंदर ही वह दोबारा प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस कंडीशन में उसे फिर से जो है 2 बार TT का टीका नहीं लगेगा, बस 1 बार उसे जो है TT का अब बूस्टर डोज लगेगा, समझ रहे हैं। ओके,
ये सब कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको थियोरिकल क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से घुमा के पूछेगा। जब थ्योरी मजबूत है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, कर सकते हो या कर सकती हो, जो भी है। आगे है हल्का बुखार, सर्दी जुखाम, हल्की खांसी आदि इम्यूनाइजेशन के निषेध नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी को हल्का बुखार हो जाए, हल्का सर्दी, हल्का खांसी हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे जो है टीकाकरण नहीं करेंगे, यानी उसका निषेध नहीं होगा। हल्का खांसी बुखार तो सबको होता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उसको टीकाकरण हम नहीं करेंगे, तो ये निषेध नहीं है, माना नहीं है, समझ गए। आगे जब बढ़ते हैं तो BCG का टीका क्षय रोग के रोकथाम हेतु लगाया जाता है। हम लोग TT का टीका पढ़ चुके हैं, OPV का टीका पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चले BCG के टीका की तरफ। ओके, BCG का जो टीका होता है, BCG का जो टीका होता है क्षय रोग से रोकथाम के लिए दिया जाता है, समझ गए। BCG का पूरा नाम बैसिली कोलमेंट ग्यूरिन, बैसिली कोलमेंट ग्यूरिन, BCG का पूरा फुल फॉर्म। आगे बढ़ा जाए, BCG एक जैविक एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है आपके BCG है। तो एग्जाम्पल में पूछ देगा, देखिए DPT जो होता है ना, DPT यह किलेड होता है, समझ गए। तो आपको BCG पूछेगा तो यह जो है आपका लाइव वाला है, समझ गए, BCG लाइव है, ओके, जीवित है। आगे है BCG के टीके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध कृत्रिम सक्रिय रोग प्रतिरोधक आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है आप कोई भी बॉडी में वैक्सीन लेते हैं तो वह बॉडी में जाके एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, और वह खास बीमारी, जिस बीमारी के लिए हम जो टीका लेते हैं, वह उस खास बीमारी से लड़ता है और उसे होने नहीं देता है, समझ लीजिए। तो इसी प्रकार से BCG जो होता है, BCG जो है टीका, यह किस ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस किस जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह जीवाणु के नाम है। अब अगर कोई BCG का टीका ले रखा है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को यह BCG के टीका नष्ट कर देता है, बॉडी में मजबूती प्रदान करता है इम्यूनिटी को, तो हमारा बॉडी जो है लड़ता है इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है जीव से, जिससे हमें TB या किसी को TB नहीं होता है। आगे है BCG का टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, जिसकी डोज 0.05 ml होती है। अगर एट बर्थ दिया जाता है तो उसका डोज इतना होता है, समझ लीजिए। आगे है, यदि किसी कारणवश BCG का टीका जन्म के समय अगर नहीं लगा हो तो इसे 6 सप्ताह यानी 1 से 1.5 महीने की उम्र पर पेंटावैलेंट एवं पोलियो वैक्सीन के साथ में लगाना चाहिए, समझ गए। और इस समय इसकी दुगुनी खुराक 0.1 ml लगाई जाती है। जन्म के समय 0.05, लेकिन अगर 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया तो 0.1 ml लगा सकते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। BCG वैक्सीन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है। प्रभाविता को बनाए रखने के लिए इसे प्रकाश से बचाकर रखा जाता है। देखिए कोई भी देखते होइएगा कि बड़े बड़े अस्पताल में, या फिर आप देखते होइएगा ड्रग जो भी शॉप है, मेडिसिन शॉप, वहाँ पे देखते होइएगा कि वो लोग अच्छे अच्छे इंजेक्शन को, महंगा महंगा इंजेक्शन को वो लोग रखता है, देखते होइएगा फ्रिज में। क्यों रखता है? क्योंकि उस इंजेक्शन में गुण जो होता है वह जैसे ही उसको टेम्परेचर अधिक मिलेगा नष्ट हो जाएगा। तो आप लोग देखते हुए कोल्ड चेन बना के क्यों रखा जाता है? कोई भी टीका को कोल्ड चेन के मेंटेन रखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वह अपने गुण को, शक्ति को खो देता है ज़्यादा टेम्परेचर में। तो इसलिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है ताकि वह अपने गुण को न खोए, समझ रहे हैं। BCG वैक्सीन को डिल्यूशन हेतु नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। तैयार वैक्सीन को 3 घंटे तक यूज में लिया जा सकता है, उसके बाद शेष वैक्सीन को फेंक दिया जाता है। कहने का मतलब है BCG जो वैक्सीन होता है उसको तनुकरण करने के लिए, मिलाने के लिए उसमें नॉर्मल सलाइन NS का जो है यूज किया जाता है, समझ रहे हैं। जब ये वैक्सीन हम लोग तैयार कर लेते हैं तो उसे 3 घंटे तक हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद उसे फेंक देना चाहिए, समझ रहे हैं। आगे है
बीसीजी वैक्सीन को लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का उपयोग किया जाता है जिसमें 26 गेज वाली सुई लगी होती है। माय डियर, बीसीजी जो वैक्सीन होता है उसको लगाने के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज होता है जिसमें 26 गेज वाली सुई लगी होती है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हैं। आगे है, बीसीजी वैक्सीन लगने के लगभग 2 से 3 सप्ताह बाद टीकाकरण स्थल पर एक पेप्यूल जो है उत्पन्न हो जाती है, जो बोलते हैं छाप छोड़ जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन लगता है तो उसके 2 से 3 सप्ताह जो है 2 से 3 सप्ताह के बाद जहाँ पे टीका लगाते हैं वहाँ पे एक पेप्यूल जो है उत्पन्न हो जाती है, जो मार्क जो है आजीवन रहता है। समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन लगभग 15 से 20 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अगर एक बार दिया गया तो 15 से 20 वर्ष जो है टेंशन ख़त्म। आगे है, ओरल पोलियो ओपीवी पोलियो की रोकथाम हेतु प्रदान की जाती है। समझ रहे हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार एक शिशु तथा बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की खुराक निम्न समय के अनुसार दी जाती है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। ऊपर अभी जो है हम लोग पोलियो वाला बताए हैं तो उसमें मैंने आपको समझाया कि जो खुराक होता है जन्म के समय हम लोग देते हैं पहला खुराक, ठीक है। 0 खुराक जो होता है जन्म के समय पड़ता है। प्रथम खुराक 6 सप्ताह में, द्वितीय खुराक 10 सप्ताह, तृतीय खुराक 14 सप्ताह और बूस्टर खुराक जो है 16 से 24 सप्ताह या माह, ठीक है ना। यानी सब में आप लोग 4-4 ऊपर में जोड़ते जाइएगा, 6, 10, 14 और उसके बाद 16 से 24 माह के एज पर बूस्टर डोज। समझ गया। तो ये ओपीवी हो गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। तो ओपीवी की खुराक 2 बूंद होती है जिसे मुंह द्वारा पिलाया जाता है, क्योंकि इसे ओरल ही कहा जाता है। ज़िंदगी का 2 बूंद आप लोग सुने होंगे। आगे है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज 1957 में सैबिन द्वारा की गई थी। समझ गए। अतः इसे सैबिन प्रकार की पोलियो वैक्सीन, सैबिन टाइप पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज है किसके द्वारा और कब किया गया था, और आपके नाम भी दे देगा, ईयर भी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इधर उधर कर देगा, इसके साथ उसका ईयर, उसका साथ इसके ईयर, और आप घूमते रहिएगा। तो देख लीजिएगा सेबिन ने किया 1957 में, तो राइट। आगे है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी नामक खतरनाक बीमारी की रोकथाम हेतु उपयोग में लाई जाती है। समझ गए। हेपेटाइटिस बी जो है वैक्सीन, यह आपका हेपेटाइटिस बी नामक डेंजर बीमारी से रोकथाम में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है, इसकी खुराक 0.5 ml होती है जिसे इंट्रामस्कुलर IM रूट द्वारा लगाया जाता है। माय डियर, हेपेटाइटिस बी से बचाता है, जिसका डोज जो है 0.5 ml होता है और यह IM रूट के द्वारा दिया जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है कि कितना डोज दिया जाता है, किस मार्ग से दिया जाता है, किस बीमारी से बचाता है, यही सब तो क्वेश्चन बनता है जब आपको थ्योरी क्लियर होगा तो। समझ रहे हैं। आगे बढ़िए। अब आगे आ गया। यहाँ पे देखिए DPT एक मिक्स प्रकार की वैक्सीन होती है, चूँकि डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस तीनों मिला हुआ है इसीलिए मिक्स होता है, जो निम्न 3 जानलेवा बीमारियों हेतु प्रयोग की जाती है। कौन कौन? डिप्थीरिया को गोलघोंटू कहते हैं, पर्टूसिस को काली खांसी भी कहते हैं, टिटनस तो आप लोग जानते हैं। तो ये तीनों बीमारी से जो है बचाता है DPT। समझ गए। चलिए आगे देखिएगा। मिजल्स जिसे खसरा बोलते हैं हम लोग, एंड रूबेला का टीका 9 माह तथा 16 से 24 की उम्र पर दिया जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 9 माह में हम लोग क्या शुरू करते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए भी शुरू करते हैं देना, और 9 माह पर हम लोग मिजल्स रूबेला का टीका भी देते हैं। बातें समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से 16 से 24 में जहाँ पे वहाँ 16 से 24 वर्ष में प्रत्येक 6 महीने पर जो 2 लाख यूनिट हो जाता है, तो यहाँ भी जो है बूस्टर डोज दिया जाता है। समझ रहे हैं। आगे है, मिजल्स एंड रूबेला का टीका सबक्यूटेनियस रूट द्वारा लगाया जाता है, जिसकी खुराक 0.5 ml होती है। माय डियर,
अभी आप लोग पढ़े हैं हेपेटाइटिस बी का जो रूट होता है वह आईएम के द्वारा, लेकिन मीजल्स रूबेला सब क्यूटेनियस एससी के द्वारा। ओके, डोज दोनों का सेम है 0.5 ml। लास्ट यहाँ पे आज का क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट और थ्योरी है एमएमआर। एमएमआर कहा जाए तो मिश्रित प्रकार की वैक्सीन है जो निम्न 3 कम्युनिकेबल डिजीज से रोकथाम हेतु उपयोग में ली जाती है। 3 बीमारी कौन है? मम्प्स, मिजल्स, रूबेला। मम्प्स, मिजल्स, रूबेला, यही 3 बीमारी से आपको एमएमआर का मिश्रित टीका जो एक कम्युनिकेबल डिजीज है यह आपका बचाता है। समझ गए बातों को? तो आज मैंने आपको चाइल्ड हेल्थ, समझ गए, चाइल्ड हेल्थ एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग से ज़्यादातर मैंने यहाँ पे टीकाकरण वाला सारणी से क्वेश्चन उठाया, जो आपके अक्सर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन टीकाकरण से आ ही जाता है, टीकाकरण सारणी से। तो उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हमसे ज़रूर जुड़िए थ्योरी और कॉन्सेप्ट के लिए, और शाम के 6 बजे आप बिल्कुल जुड़िए हमसे MCQ, मिक्स MCQ प्रैक्टिस के लिए। ओके, धन्यवाद।